नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो हरियाणा जीके के ऊपर रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे हरियाणा के एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ज़िले के बारे में, जिसका नाम है पानीपत। पानीपत कई चीज़ों में अगर आप हिस्टोरिकली देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि पानीपत का नाम सुनते ही सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आएगा जो पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उनके बारे में। पानीपत जो हरियाणा के रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि पानीपत अपने वहाँ पर जो क्लोथिंग है, कपड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और भी पानीपत के अंदर अगर बात करें, एक एशिया का आपका जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर देखने को मिलता है आपको, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है पानीपत के अंदर। तो पानीपत अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हरियाणा की अगर बात करूँ तो हरियाणा पूरे स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जो पानीपत है उसका अच्छा खासा जो कंट्रीब्यूशन है हरियाणा की इकोनॉमी में देखने को मिलता है। चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात करें, अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो पानीपत जो हरियाणा के जितने भी जिले हैं उनमें से सबसे जो डेवलप्ड जिले हैं, सबसे ज्यादा जो विकसित जिले हैं उनमें से एक आपका पानीपत है। अगर ऐतिहासिक तौर पर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत का जो नाम है वो कहा जाता है कि पानीपत का नाम उसको पाणिनि जो हमारे ऋषि थे उनके नाम से मिला है। पाणिनि ने बुक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। सो उन ऋषि के नाम पर पानीपत का नाम देखने को मिलता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। उसके अलावा पानीपत की अगर बात की जाए तो पानीपत का जो रिलेशन है वो पांडवों के साथ भी उसका रिलेशन जो है मान के चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पानीपत है वो पांडवों के द्वारा ही बसाया गया एक शहर है जिसका नाम पहले पांडुप्रस्थ हुआ करता था। जब आपके जो पांडव थे जंगल में गए थे 13 साल के लिए, तो उस टाइम पीरियड में वो अलग अलग लोकेशंस पे ऑल ओवर इंडिया में रुके थे। उन्हीं में से एक आपका पानीपत भी था जहां पर वो रुके थे। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो आपका महाभारत हुई थी बाद में, फिर वो कुरुक्षेत्र जो आज का जिला है आपका वहां पर देखने को मिलती है। तो जो पानीपत है वो हिस्टोरिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो क्षेत्र है रहा है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। द नेम ऑफ द पानीपत डिस्ट्रिक्ट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द महर्षि पाणिनि, जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपके ऋषि थे। अब अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो हरियाणा में ये कहाँ पर लाई कर रहा है। देखिए, हरियाणा में अगर आप दिल्ली से चलना स्टार्ट करेंगे चंडीगढ़ की तरफ को, या फिर चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ को जाएंगे, तो जो आपका नेशनल हाईवे पड़ता है उसी के साथ ही आपका पानीपत जो है जिला आपको देखने को मिलेगा, और मेन सिटी पानीपत भी वहीं पर है। अब अगर आप दिल्ली से आएंगे तो आप देखेंगे कि सोनीपत आएगा, फिर पानीपत आएगा, उसके बाद करनाल आएगा, इस तरह से आगे को बढ़ता है। तो पानीपत की अगर लोकेशन की बात करें, ये तीनों साइड से जो पानीपत है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज से घिरा हुआ है। जैसे कि बात करें, एक साइड पे आपको पानीपत में करनाल देखने को मिलेगा नॉर्थ की तरफ को, उसके बाद जींद जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा, और सोनीपत जो है वो साउथ साइड में देखने को मिलेगा। किस तरह से देखते हैं हम, जो पानीपत की लोकेशन अगर हम मान के चले कि मान लीजिए यहाँ पर पानीपत है, तो इसके नॉर्थ की अगर बात करें तो वहां पर क्या है, करनाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ऊपर की तरफ है। सो जो ऊपर अगर देखेंगे तो करनाल होगा। उसके बाद वेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जींद नजर आएगा आपको, और साउथ की बात करें तो यहाँ पर आपका सोनीपत नजर आएगा। तो ये 3 साइड से आपका कवर है। मैप में अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर आपका करनाल पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद जींद जो है आपका ये सेकंड आपका जिला है जो पानीपत की बॉर्डर लगता है, और सोनीपत आपका तीसरे नंबर पे आता है। अगर ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें इसकी, तो जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो आपकी किसके साथ लगती है, पानीपत की उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है जैसे कि आपका सहारनपुर वगैरह है, वो आपके पानीपत की ईस्टर्न डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं आपको। तो ये इसकी लोकेशन हुई। अब पानीपत जो आज का मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है उसकी फॉर्मेशन कब की है, 1989 की। ठीक है, 1989 में ये आपका जो जिला आज का पानीपत आपको देखने को मिलता है उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द करनाल। पहले ये करनाल जो जिला था उसी का एक पार्ट हुआ करता था, बाद में इसको 1989 में वहां से अलग करके एक सेपरेट जो जिला है वो बनाया गया। अब देखिए, ये आपका आज का जो मॉडर्न पानीपत जिला है उसकी हम बात कर रहे थे। अब अगर हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पानीपत का जो जिक्र है वो पानीपत की लड़ाई, नाम सुनते ही पानीपत की लड़ाई जो है वो किसी के भी दिमाग में आएगी। तो अगर हिस्टोरिकली बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पांडव थे उनके द्वारा ये पानीपत का जो शहर है वो बसाया गया था, और इसका जो हिस्टोरिक नाम था वो पांडुप्रस्थ कहलाता था।
उसके बाद ये बाद में पानीपत हुआ था। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो देखने को मिलती है पानीपत में, कि यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत हुई थी 1526 में। किसके बीच में हो रही है? आपके इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो आपकी थी वहां के राजा हुआ करते थे। तो 1526 के अंदर 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है आपको देखने को मिलती है। और ये जो आपका बाबर था वो इस लड़ाई के अंदर आपके विजय रहे थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी को जो था, उनकी काफी बड़ी सेना थी, उसको हरा दिया था। और उसके बाद जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, हम कह सकते हैं कि उसके बाद से जो आपका लोदी रूल इस्टेब्लिश किया गया था बाय द भलो लोदी, उनके द्वारा जो रूल इस्टेब्लिश किया गया था लोदी डायनेस्टी का, वो खत्म हो जाता है और मुगल जो एम्पायर है उसकी शुरुआत हो जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुई थी पानीपत के अंदर। उसके बाद अगर बात करें, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद बात करें, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ये आपकी 1556 में आपको देखने को मिलती है। किन के बीच में है? ये आपकी जो अकबर थे उनके बीच में और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए कमाल की बात यह है कि 1526 में दो बैटल हो रही है। एक बैटल हो रही है बैटल ऑफ दिल्ली, ठीक है, और उसके एक ही महीने बाद जो दूसरी बैटल हो रही है वो है बैटल ऑफ पानीपत। तो जो बैटल ऑफ दिल्ली है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी जो अकबर है और जो सम्राट हेमू है उनके बीच में बैटल होती है, और सम्राट हेमू जो है वो आसानी से अकबर को हरा देते हैं। उसी के एक महीने बाद आपकी जो सेकंड बैटल है, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, ये आपकी अकबर और हेमू के बीच में होती है, जिसमें हेमू की जो सेना थी वो जीत रही थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो एक तीर है, एक एरो है, वो हेमू अपने हाथी पर बैठे हुए थे, एलिफेंट पर, उनकी आंख में जाकर लगता है और उसकी वजह से वो जो अपना बैटल वाला जो ग्राउंड है वहां से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अपने जो सम्राट है, अपने जो राजा है, उनको बैटल ग्राउंड पे ना देखकर जो हेमू की सेना है उनमें भगदड़ मच जाती है, और जो वो जीत रहे थे सेकंड बैटल भी, वो अब हार जाते हैं। तो उसके बाद जो अकबर है वो जीत जाते हैं, और यहाँ से जो हिंदू राज जो इस्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो बना हुआ था, वो खत्म हो जाता है। तो ये आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, उसकी इमेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये आपकी 1761 के अंदर होती है। यहाँ पर एक अफगान के इन्वेडर थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच में, और मराठा जो थे, मराठा सेना को जो लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, ये इनके बीच में ये बैटल होती है। उस टाइम पर अगर आप देखें मुगल एम्पायर, अगर मैं डेट की बात करूं 1761 की, तो ये टाइम पीरियड भी वो वाला है जब आपका मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो चुका था और डिक्लाइन उतना हो चुका था। तो उस टाइम पे जो मराठास थे उनकी बैटल हुई थी अहमद शाह अब्दाली के साथ, और ये काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी मुगल एम्पायर के लिए तो डेफिनेटली, और साथ में आपके जो मराठा एम्पायर जो उस टाइम पे फ्लरिश कर रहा था उसके लिए भी। ये जो आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, इसमें जो मराठास थे उनकी हार होती है, और ये जो आपके अहमद शाह अब्दाली है ये आपके विजय रहते हैं। क्योंकि मुगल एम्पायर आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा था, खत्म हो रहा था, ठीक है। ये अगर बात करें तो औरंगजेब की डेथ के बाद वो डिक्लाइन अपना मुगल एम्पायर होना शुरू हो गया था। सो अब अगर बात करें तो मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। जो इंडिया है, सेंट्रल इंडिया की बात करें या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, वहां पे पावर का एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था मराठा के इस डिफीट के बाद। क्योंकि जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था उसके बाद जितनी भी रीजनल पावर्स थी, चाहे वो मराठास की बात करें, सिख की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, कहीं पर भी, तो ये सब रीजनल पावर्स जो थी धीरे धीरे करके जो स्ट्रांग होती जा रही थी मुगल एम्पायर के वीक होने की वजह से। क्योंकि सेंटर जो दिल्ली है वहां पर जो पावर थी वो वीक हो रही थी, तो जो रीजनल पावर्स हैं वो अपने आप में स्ट्रांग होना शुरू हो रही थी, और उनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के निकली थी वो मराठास थे। तो मराठास जब इस बैटल के अंदर हार जाते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है पावर का। दिल्ली में भी कोई स्ट्रांग नहीं है, और ऑलरेडी जो इंडिया में स्ट्रांग बन के उभर रहे थे जो कि मराठास थे, वो भी इस बैटल में हार जाने के बाद उनको काफी बड़ा सेटबैक लगता है। और एक ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, उस टाइम का जो भारत था वहां पर कोई भी एक ऐसा शासक नहीं देखने को मिलेगा आपको जो उस टाइम पर इंडिया का हम कह सकते हैं कि हाँ उसका राज जो भारत में था। सो ये आपकी 3 बैटल्स थी जो देखने को मिली थी, जो पानीपत के साथ लिंक करती है। हिस्टोरिकली इनके ऊपर क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखिए पानीपत की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पानीपत जो है वो आपका सिटी ऑफ टेक्सटाइल और कारपेट्स के नाम से भी जाना जाता है।
कालीन का शहर और कपड़ों का शहर भी पानीपत को कहा जाता है। ये आपका बिगेस्ट सेंटर है फॉर दी क्वालिटी ब्लैंकेट्स। और ये चीज आपने देखी भी होगी, जब आप पानीपत से गुजरते हैं तो आप देखते होंगे बिल्कुल फ्लाईओवर के साथ या रोड के साथ ही आपको बहुत सारी शॉप्स नजर आएंगी जिनमें बाहर बड़े बड़े जो कंबल है आपको देखने को मिलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पानीपत के कंबल बहुत ज्यादा फेमस हैं। और हैंडलूम जो वेविंग इंडस्ट्री है, मतलब कि जो हाथ से चीजें जो बुनाई करके बनाई जाती हैं, उनके लिए भी पानीपत बहुत ज्यादा फेमस है। एक कमाल की बात क्या है कि जो पानीपत है वो अपने कपड़ों के लिए इतना ज्यादा फेमस है कि जो इंडियन आर्मी है उसका लगभग 60% के अराउंड जो कपड़ा है वो इसी शहर से जाता है, जो पानीपत है आपका। इन एडिशन पानीपत सिटी इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ द शॉडी यार्न। ये आपका एक सूत होता है, कपड़ा होता है, ठीक है, उसके लिए फेमस है। इन द वर्ल्ड ब्लैंकेट्स प्रिपेयर्ड थ्रू द हैंडलूम एंड पावरलूम आर सेंट टू द सोल्जर्स। तो ये जो कपड़े यहाँ पे या फिर ब्लैंकेट कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी सप्लाई जो क्या है इंडियन आर्मी को की जाती है। तो पानीपत इसलिए भी आपका काफी ज्यादा मशहूर है। अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस की, अगर मैं पानीपत के अंदर बात करूं तो पानीपत में एक पानीपत म्यूजियम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही वहां पर बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ये जो आपका म्यूजियम है इसको कहा जाता है पानीपत मेमोरियल म्यूजियम, जो कि एक सोसाइटी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है। इसके अंदर जितनी भी तरह की आज के पानीपत के अंदर हिस्टोरिकल बैटल्स हुई हैं उनका जिक्र या फिर उनके जो अवशेष है बैटल्स की, वो सब आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हिस्टोरिकल म्यूजियम है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी पानीपत से जो रिलेटेड है ऐतिहासिक तौर पर। ये उस म्यूजियम की पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पानीपत में ही हेमू समाधि स्थल भी है। अभी हमने हेमू का जिक्र किया था, जब वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो अकबर का जो कैंप था उनके द्वारा जो हेमू जब हार जाते हैं तो उनकी जो सर है उसको धड़ से अलग कर दिया जाता है, गर्दन अलग कर दी जाती है और धड़ अलग कर दी जाती है। सर को एक अलग जगह अफगानिस्तान में भेजा जाता है और जो उसका धड़ था हेमू का उसको दिल्ली के अंदर ही लटकाया जाता है। ये दिखाने के लिए कि मुगल्स क्या करते थे, एक बड़ी चीज कही जाती है मुगलों के बारे में कि मुगल जब भी बैटल किया करते थे, लड़ाई लड़ते थे, तो उसके बाद जब वो जीत जाते थे तो वो करते क्या थे कि जितने भी सोल्जर्स दूसरी पार्टी के या दूसरी तरफ के मारे गए हैं उन सभी को इकट्ठे करके एक जगह पे शहर में डाला करते थे, एक के ऊपर एक करके। वो इसलिए ताकि जो जितने भी दूसरे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, पीपल है, वो और जितने भी दूसरे राजा महाराजा है आसपास के, वो इस बात का सोचे भी ना कि वो मुगलों के ऊपर किसी भी तरह से हावी हो सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के तौर पे मुगल किया करते थे कि जहां पर वो जाते थे लड़ाई में जीतने के बाद जितनी भी लाशें हैं उनको इकट्ठा करके एक पूरा पहाड़ सा बना के रखा करते थे ताकि आसपास ये मैसेज जो है वो इजीली पहुंच जाए। तो ये जो आपके हेमू थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जैसे मैंने बताया इनका जो सर है, धड़ है, वो अलग किया जाता है। और ये जो पानीपत है जहां की मैं बात कर रहा हूँ पानीपत में, वहां पर इनका एक समाधि स्थल बनाया गया है। दिस इज द ओनली मेमोरियल ऑफ द हेमू इन द पानीपत बट इन द बैड कंडीशन। तो ये समाधि स्थल बनाया तो गया है बहुत पहले से, लेकिन अभी इसकी कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने के लिए कि समाधि स्थल जो है वो पानीपत में देखने को मिलता है सम्राट हेमू का, जो है जब वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हार जाते हैं उसके बाद उनकी मृत्यु जो है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद बात करें एक इंपॉर्टेंट और जो आपका फैक्ट है जो पानीपत से रिलेटेड है, वो है सलारगंज गेट। ये आपका गेट जो है पानीपत सिटी के सेंट्रल में आपका पड़ता है और ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। नवाब सलार जंग जो थे उस टाइम पे, उनके साथ इसका रिलेशन जो है। द गेट इज स्टिल डेनोटिंग इट्स आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट। अगर आपको पिक्चर में दिखाऊं इस गेट की तो ये आपको देखने को मिलेगा पानीपत शहर के बीचों बीच ये आपका गेट जो है बना हुआ है। और ये जो गेट है आपका, ये आपके जो नवाब हुआ करते थे सलार जंग, उनके नाम पर ही इस गेट का नाम सलार जंग गेट पड़ा है। इसके अलावा बात करें, एक टॉम्ब है पानीपत में जो बड़ी फेमस है, आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ये है आपकी टॉम्ब ऑफ बू अली शाह कलंदर। ये जो 700 साल पुरानी आपकी टॉम्ब है, दरगाह जिसको हम कहते हैं, और ये आपकी बनाई गई थी किनके नाम पर, शाह कलंदर खिजार खान। और ये बेटे थे किसके, आपके अलाउद्दीन खिलजी, जो आपके राजा हुआ करते थे। उनके जो बेटे थे ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के बेटे, उनका नाम था शाह कलंदर खजियार खान।
उनके नाम पर उनकी जो टॉम्ब है, ये आपकी दरगाह बनाई गई है पानीपत के अंदर, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपकी पानीपत जिले से संबंध रखती हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं, कहीं पर भी आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या याद रखेंगे पानीपत के बारे में कि यहाँ पर कंट्री का फर्स्ट बेंटोनाइट सल्फर प्लांट लगाया गया था। ये सल्फर जो होता है वो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर भी, और भी कई तरह के जो सामान हैं, चीजें हैं बनाई जाती हैं, पर बेसिकली अगर आप देखा जाए तो सल्फर का काफी अच्छा खासा यूज किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, उनके जो ये होते हैं पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनको मारने के लिए। तो ये बेंटोनाइट सल्फर प्लांट जो है कंट्री का, पूरे देश का पहला पानीपत के अंदर लगाया गया था। उसके बाद यक्ष युधिष्ठिर डायलॉग टुक प्लेस इन दी सिंक पाथरी विलेज ऑफ द पानीपत। अब ये एक्चुअली में है क्या, यक्ष युधिष्ठिर, कि जब आपके पांडवों का, जब आपका ये चल रहा था 13 साल का वनवास, तो उस टाइम पर आप क्या देखेंगे कि एक बार ऐसा होता है कि जो पांडव थे वो पानीपत में थे, और पानीपत में भी कहाँ, ये आपका पाथरी विलेज है, जो सिंक पाथरी गांव जो है पानीपत में, वहां पर वो पहुंचते हैं। तो उनको प्यास लगी थी और उस प्यास को बुझाने के लिए, पानी के लिए वो पानी की तलाश कर रहे थे आसपास, तो वहां पर एक बहुत बड़ी लेक दिखने को मिलती है। तो वहां पर जो पांडव थे उन्होंने नकुल को ये काम दिया कि आप जाकर उस जो लेक है, झील है, उसमें से पानी लेके आइए पीने के लिए। तो वहां पर जाते हैं और वो जो झील होती है उसमें से एक आपके क्या है, एक अवतार जो है वो प्रकट होते हैं जिनका नाम था यक्ष। ठीक है, वो उस यूं कह सकते हैं कि वो उस झील के रक्षक थे। तो वो नकुल से कहते हैं कि अगर आपको इस झील में से पानी चाहिए तो आपको पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नकुल उनकी बात को इग्नोर करते हैं और वहां से पानी निकालने की कोशिश करते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद आपके जो दूसरे पांडव है, यक्ष, नकुल हो गए, सहदेव हो गए, एक एक करके सब आते हैं और सब क्या करते हैं, सभी को ये जो यक्ष हैं ये सेम ही चीजें बोलते हैं कि आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही आप पानी ले जा सकते हैं। तो कोई भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते और सब वहां पे क्या है, बेहोश होते रहते हैं। लास्ट में क्या होते हैं, युधिष्ठिर जो होते हैं वो वहां पर जाते हैं और युधिष्ठिर से फिर यक्ष की बात होती है और यक्ष फिर सेम चीज उन्होंने कहते हैं कि आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। युधिष्ठिर जो है काफी पेशेंस वाले आदमी थे, तो उन्होंने उनकी बात सुनी और जो भी डायलॉग था उनके बीच में हुआ, कुछ सवाल थे उनके यक्ष के, तो वो उन्होंने पूछे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि सूरज कैसे उगता है, किस डायरेक्शन में जाता है, कौन है जो सृष्टि को चला रहा है, कुछ इस तरह के सवाल थे। तो जो युधिष्ठिर हैं इन सभी सवालों का जवाब देते हैं और बाद में फिर वो वहां से पानी लेते हैं और जो पांडव है वो भी सब ठीक हो जाते हैं। तो ये जो प्लेस है ये आपका पाथरी विलेज आपका पानीपत में ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 75% जो क्लोथिंग है इंडियन आर्मी की वो आपकी पानीपत से सप्लाई होती है। पानीपत जैसा मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे 1 जो कि आपका ये दिल्ली से जा रहा है, वहां पर देखने को मिलता है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना, ये 2 ऐसी योजनाएं हैं जो कि सबसे पहले लॉन्च की गई थी पानीपत के अंदर ही। पचरंगा एक अचार का टाइप है, 5 तरह के जो अचार होते हैं उसको बोलते हैं पचरंगा, वो आपका पानीपत का काफी ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रंस, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनकी केयर के लिए, वो आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये आपका काफी ज्यादा फेमस है पानीपत का प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये पानीपत में आपका सिचुएटेड है। अमोनिया प्लांट आपका पानीपत के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें, ये आपकी 2018 की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पानीपत जो जिला है आपका, वहां से ये आपके एथलेटिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो पानीपत से ही संबंध रखते हैं और इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर जो आपका ओलंपिक्स हुआ था उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गोल्ड मेडल ये लेके आए थे 2018 के अंदर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नीरज चोपड़ा जो है पानीपत से संबंध रखते हैं और जेवलिन थ्रो के अंदर जो आपका नीरज है वो गोल्ड मेडल लेके आए थे ओलंपिक्स। ओलंपिक्स अपने आप में बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इवेंट है, वहां पर गोल्ड लेके आना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। तो नीरज चोपड़ा के बारे में वैसे भी आप सब लोग जानते ही होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था पानीपत में जो म्यूजियम की बात की थी हमने वो हो गया। उसके बाद काबुली बाग आपको पानीपत में देखने को मिलता है। ये काबुली बाग क्या है एक्चुअली,
जो बाबर हैं उनकी एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था मुसम्मत काबुली बेगम। उनके नाम पर एक पार्क है, बाग है, वहां पर देखने को मिलता है। उनके बाबर की जो पत्नी थी उनके नाम पे वो बनाया गया है। उसके बाद टॉम्ब ऑफ अबू अली शाह कलंदर जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें थी जो आपकी पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके इस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नीरज चोपड़ा जो है आपके पानीपत से संबंध रखते हैं, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछे भी गए हैं कि कोई अगर मान लीजिए उन्होंने किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई सवाल डालना होगा, तो मान लीजिए पानीपत हो गया, तो उसमें अगर अब हम जानते ही हैं कि नीरज चोपड़ा जो है पानीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और मैंने बताया भी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेके आना, तो इनके ऊपर डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है कि नीरज चोपड़ा की जो अचीवमेंट्स है या फिर लाइफ है उसके बारे में जिक्र कीजिए। तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से सवाल बनेगा आपका। तो देखिए, नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो वो सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ, देखिए कोई भी आंसर लिखेंगे ना उसके अंदर कुछ 2-3 की पॉइंट्स होते हैं, 2-3 कीवर्ड्स होते हैं, वो चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले देखिए, नीरज चोपड़ा जो थे वो जेवलिन थ्रोअर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था उसके अंदर आपका 87.58 जो सेकंड जो डिस्टेंस है मीटर्स में, इसका जो रिकॉर्ड है वो बनाया था। ये सबसे आज तक का सबसे ज्यादा डिस्टेंस का जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड है जो देखने को मिलता है। उनका जो पूरा नाम है, अगर नाम की बात करें तो उनका नाम पूरा सूबेदार नीरज चोपड़ा है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी में भी आपके सूबेदार जो है रह चुके हैं। ही वॉज बोर्न ऑन दी 1997, 24 दिसंबर 1997 को ये पानीपत में इनका जन्म हुआ था। पानीपत की कहाँ पे, चंद्रा विलेज एक जगह है, गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये आपके गोल्ड मेडल जैसे मैंने बताया था इंडिया के लिए लेके आए थे। दिस फीट वॉज अकम्प्लिश्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था वहां पर इन्होंने ये जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड बनाया था। पानीपत के रहने वाले हैं, रिकॉर्ड इनका लगभग 87.58 जो डिस्टेंस था वो इन्होंने जेवलिन थ्रो के थ्रू जो है वो कवर किया था। इनके अगर फादर की बात करें तो सतीश कुमार इनके पिताजी का नाम है, जो कि एक फार्मर है। और मदर की बात करें सरोज देवी जो है इनकी मदर का नाम है। अगर अंडर 20 की बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उनके अंदर भी ये आपके इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट जो एथलीट हैं वो देखे जाते हैं। ही इज ऑल्सो अ जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसकी बात मैं कर रहा था, JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। इन 2016 ही ज्वाइंड एज द इंडियन आर्मी विद द पोस्ट ऑफ द सूबेदार। और जो बाकी अगर बात करें तो ये एज ए जो जूनियर कमीशन ऑफिसर थे उन्होंने ज्वाइन किया था, सूबेदार के तौर पे इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। और अभी ये JCO है इंडियन आर्मी के अंदर। सो इसलिए हमने जब इनका नाम पढ़ा था तो हमने बोला था सूबेदार नीरज चोपड़ा। ओके, तो ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको 4 नंबर में 5 नंबर में आ जाता है तो आप ये शॉर्ट नोट लिख सकते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। एक और अगर इंपॉर्टेंट स्कीम की बात करूं जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा भी था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये स्कीम थी जो हरियाणा में इंप्लीमेंट की गई थी, तो ये स्कीम की शुरुआत जो है वो पानीपत जिले से की गई थी। सबसे पहले पानीपत में ही स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। तो इस तरह से सवाल भी पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ये जो आपकी स्कीम है इसके बारे में आपको थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा कि ये जो स्कीम है हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी हरियाणा के अंदर पानीपत में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था स्कीम का कि क्या हमने इसमें अचीव करना था, तो सोसाइटी के अंदर एक जो चेंज लेके आना था, बिहेवियरल चेंज लेके आना था। बिहेवियरल चेंज का मतलब क्या है, देखिए स्कीम से ही क्लियर हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि सबसे पहले यहाँ पर 2 चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी कि किन पे फोकस करना है। एक तो जो जेंडर का इशू है हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी भी है, लेकिन हाँ रिकवर हो रहा है हरियाणा, बिल्कुल ही क्लियर मैं कहूँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन पहले जो जेंडर गैप था बहुत ज्यादा था, अभी क्या है काफी ज्यादा कम वो हो गया है। सो बेटियां जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाना भी है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ही, लेकिन उससे पहले उनको बचाना भी है। मतलब कि जो बर्थ रेट है वुमेन्स का, गर्ल चाइल्ड का, उसको इंक्रीज करना है। जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो मृत्यु हो जाती है, उसको कम करना है। और ये जो स्टेरियोटाइप है सोसाइटी के अंदर लड़कियों को लेकर, और बेसिकली हरियाणा का जिक्र हम कर रहे हैं, तो हरियाणा में ये देखा जाता था पुराने टाइम से कि लड़कियों की शिक्षा पे उनके जन्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, उसको कम करना है। उनके बर्थ रेट को जो है और इम्प्रूव करना है, पढ़ाई में उनको आगे पहुंचाना है। तो यही स्कीम के कुछ मेन पॉइंट्स थे।
और ये जो स्कीम है हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज अवेयरनेस एंड सैनिटाइजेशन ऑफ द मासेस रिगार्डिंग द प्रेवलेंस ऑफ द जेंडर बायस एंड रूरल कम्युनिटी इन इरेडिकेटिंग इट। कि सैनिटाइजेशन हो गया और जेंडर अवेयरनेस हो गया सोसाइटी में। सरकार तो कोशिश करेगी कि जो बर्थ रेट है वो बढ़ाया जाए, जो गर्ल चाइल्ड है उनकी पढ़ाई पे फोकस किया जाए, साथ में अवेयरनेस भी फैलानी है लोगों के बीच में ताकि जो चीज है अचीव कर सके। ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर द सेक्स रेशियो एट द बर्थ हैज इंप्रूव्ड बाय द 16 पॉइंट फ्रॉम 918 जो कि 2014-15 में था 934 19-20 के अंदर। तो अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें कि कितने बच्चे आपके जो पैदा हो रहे हैं एक ईयर के अंदर और उसमें भी कितनी ज्यादा फीमेल जो है या फिर गर्ल जो चाइल्ड है वो पैदा हो रहे हैं, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट एक इंप्रूव देखने को मिला है इस स्कीम लॉन्च होने के बाद। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बोला गया कि 2014 के अंदर जो टोटल गर्ल चाइल्ड था वो 918 था, ठीक है, जो लड़कियां बोर्न हो रही थी। और उसके बाद ये जो इंक्रीज देखने को मिला है 934 का हुआ था, 6% जो है इंक्रीज देखने को मिलता है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की अगर बात की जाए, एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि स्कूल के अंदर कितनी जो लड़कियां हैं वो जा रही हैं, तो पुराने टाइम पे 77.45% जो है एनरोलमेंट रेशियो था लड़कियों का, जो कि बाद में इंक्रीज करके 81% हो गया है। तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हमें 4-4.5% की लगभग। तो ये इस स्कीम का फायदा हुआ है। आगे अगर बात करें इस स्कीम के और इंडिकेटर्स क्या है या फिर आउटकम्स हमें क्या देखने को मिले हैं इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद। ये जो टारगेट्स है स्कीम के अंदर, हमने हरियाणा स्पेसिफिक बात कर ली। अब इस स्कीम की अगर बात करें तो इसमें क्या है, इंप्रूव SRB इन दी सिलेक्ट जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट बाय 2 पॉइंट्स पर ईयर। SRB का मतलब होता है सेक्स रेशियो एट बर्थ। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हरियाणा में इंप्रूव हुआ है, 6% का इंप्रूव हुआ है। तो ये जो स्कीम है इसका मेन पॉइंट ये है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर इंडिया पे लगभग 2% का जो इंक्रीज जो है हमें शो करना है। यहाँ पर देखना क्या है कि 2 साल के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 पॉइंट जो है वो इंप्रूव करना है। किसका? सेक्स रेशियो एट द बर्थ, कि जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको प्रिविलेज ज़्यादा मिले, वो ज़्यादा जो है उनके बर्थ हो, या फिर अगर किसी तरह का जो ट्रीटमेंट जो गलत होता है गर्ल चाइल्ड के साथ उनके बर्थ पे, उसको रोका जाए। सो वो इम्प्रूव करना है। रिड्यूस जेंडर डिफरेंशियल इन द अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, कि अब ऐसा भी नहीं है। कई बार होता क्या है, देखिए ये बिल्कुल सही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में या फिर बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं ऐसी जहाँ पर जो बर्थ है, अब बर्थ के ऊपर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना। वो बात अलग है कि अगर पेट के अंदर ही किसी को बच्चे को अबॉर्शन कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट अगर नेचुरली देखा जाए तो जो बर्थ हो रहे हैं उस पर कोई वो हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब हम किस तरह से उसे रोक नहीं सकते। तो मान लीजिए सरकार ने एक टारगेट सेट कर दिया कि हम क्या करेंगे, जो हर साल क्या है जो लड़कियां हैं, फीमेल चाइल्ड जो उनका बर्थ हो रहा है उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है, अवेयरनेस देकर या फिर इन चीज लॉज कानून बनाकर कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी डेथ ना हो, उसको पेट के अंदर ही ना मार दिया जाए। तो ये चीज उन्होंने अचीव कर ली, पहली चीज। अब मान लीजिए कि लॉ बना दिया चाइल्ड बर्थ पे, तो बर्थ चलो हो गया, लेकिन उसके बाद भी कई केसेस में ऐसे देखने को मिलता है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसका बर्थ तो हो गया, लेकिन कुछ महीने बाद या कुछ टाइम के बाद उसको क्या है इसी तरह से बाहर छोड़ दिया जाता है, या फिर उसके बाद में उसकी जो डेथ है वो देखने को मिलती है। तो उस चीज का भी सरकार ने ध्यान रखा है कि 5 साल तक जो है उसका जो गर्ल चाइल्ड है उसकी केयर की जाए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए, अदर फैसिलिटीज है, न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड किए जाए। तो अभी आप देखेंगे भी है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अगर कहीं पर भी बर्थ होता है, चाइल्ड जो है बर्थ होता है, तो उसमें एक पूरी किट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें मदर की केयर के लिए, बच्चे की केयर के लिए सारा सामान दिया जाता है। तो ये भी सरकार का एक टारगेट था। उसके बाद प्रोवाइड फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स इन एवरी स्कूल इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, कि जितने भी जिले हैं वहां पर जो लड़कियां हैं उनके लिए जो स्कूल है वहां पर प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन की हमने बात की थी, तो प्रॉपर टॉयलेट्स जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की जाए लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जिले में, हर स्कूल में। ये ध्यान रखना था। उसके बाद इंक्रीज फर्स्ट ट्रिमेस्टर एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन बाय 1%। ये क्या होता है कि जो पहले महीने होते हैं, पहले 2-3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम पर जो मदर की केयर है उसको अच्छी तरह से किया जाए। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स लेके आती हैं, तो इसी स्कीम के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर ये आपका
कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से कि जो पहले जो महीने हैं बर्थ के भी और जब बच्चा हो जाता है उसके भी 2-3 महीने जो है वहां पर जो मदर है या फिर बच्चे की केयर जो है सरकार की तरफ से की जाती है। और उसमें सरकार के जो ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो खुद फोन करके या फिर खुद जो घर है वो विजिट करते हैं ये देखने के लिए कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है, मदर है कि नहीं है। तो ये सब चीजें आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर था। और साथ में न्यूट्रिशनल जो है वो भी न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव करने हैं। आपके अंडरवेट चाइल्ड ना हो, एनीमिक ना हो, मतलब कि जिनमें खून की कमी हो, ऐसी गर्ल्स ना हो, उसको इम्प्रूव करना है। और अंडरवेट मतलब कि कई बार बच्चों को जो माँ बाप गरीब होते हैं तो उनको खाने को नहीं मिलता है, तो इस चीज का भी सरकार जो है वो ध्यान रखेगी। 5 साल की अंडर 5 साल के जो बच्चे हैं उनका स्कूल्स के अंदर भी आप देखते हैं मिड डे मील प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। तो ये तो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए हैं, जो इस डिस्ट्रिक्ट से पूछे जा सकते हैं। और बाकी भी आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो फिलहाल इतना ही है। तो देखिए हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से हर तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन में हमारे 2 कोर्सेज हैं जो कि 2999 का है और उसके बाद 7999 का। ये जो 2999 का कोर्स है इसमें आपको हमारे सभी लेक्चर्स मिलेंगे। सभी लेक्चर्स का मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें हरियाणा जीके भी आ जाएगी आपकी, और ऑडिट्स, अकाउंट्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और साथ में आपको क्या मिलेगा, हमारी जो बुकलेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ कितने के अंदर, 2999 में ही 2999 में आपको स्टडी मटेरियल सारा मिलेगा। और साथ में हमारे वीडियो लेक्चर्स जिसमें हरियाणा, ऑडिट, अकाउंट, इंग्लिश सब कुछ आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। अगर आप 7999 वाला कोर्स लेते हैं तो इसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज जो होती है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो आपको बिल्कुल जैसा एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है वैसा करवाया जाएगा। प्रॉपर उतने ही मार्क्स के वैसे ही क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली एग्जाम को देखते हुए, टारगेट करते हुए हमने बनाए हैं। और वो टेस्ट सीरीज आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद आंसर कॉपी जो है वो भी आपकी चेक की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो टेस्ट सीरीज की जो आंसर शीट होती है वो होती है। ये मोहित राठी जी की कॉपी है जो भी ATO लगे हुए हैं। सो और भी अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे हमारे कोर्सेज है, लेक्चर्स है, स्टडी मटेरियल है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि HPSC TO 2023 के नाम से है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमें पता लगता रहे कि आपका रिस्पॉन्स किस तरह से है, आपको जो लेक्चर्स है वो पसंद आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगली बार मिलेंगे नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।